वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 153 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चली है। अभी तक 152 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उनका, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 153 तक पहुंच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। तो पहला प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 1992 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य है जैविक संसाधनों का संरक्षण और इसके सतत उपयोग का प्रबंधन करना। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इन दोनों में से? गलत कथन की पहचान करनी है। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, किस वर्ष का है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर पूछा है, जबकि ABCD करके सीधे सीधे पूछ लेगा होगा। तो 2002 का है ये, इसको याद रखिएगा। तो पहला गलत हो गया, दूसरा वाला करेक्ट हो गया। तो गलत ही अपने को बताना है, तो ए गलत है यहाँ पर। देखिए, जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडायवर्सिटी एक्ट वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य है जैविक संसाधनों का संरक्षण, इसके सतत उपयोग का प्रबंधन तथा स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग और ज्ञान से उत्पन्न लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। क्वेश्चन नंबर 2 भी दो स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट है, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में अधिनियमित किया गया था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कामकाज को नियंत्रित करता है। कौन सा सही है इसमें? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में अधिनियमित किया गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कामकाज को नियंत्रित करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों की सीमा बनाती है? इसका आंसर है तंजानिया, केनिया, युगांडा। इंपॉर्टेंट है, लेक विक्टोरिया, ए है इसका आंसर। विक्टोरिया झील अफ्रीकी देश युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा बनती है। और साथ ही इसका जो प्रसार क्षेत्र है बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी एवं विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ठीक है, मीठे पानी की है ये। तो पहली कौन सी है? लेक सुपीरियर। और इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, लेक विक्टोरिया को। डार्विन के ड्रीम पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, ड्रीम मतलब स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हुए जल निकायों की प्रथम गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, और पहली जनगणना है ये जल निकायों की, किसने की है? जल शक्ति मंत्रालय ने करवाई है। पश्चिम बंगाल इसका उत्तर है, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में हुए जल निकायों की प्रथम गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है, 7.47 लाख। और सिक्किम में सबसे कम है, 134। पश्चिम बंगाल में तालाब और जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है। एवं जल निकायों के मामले में पश्चिम बंगाल का जो शीर्ष जिला है वो है शीर्ष जिला दक्षिण 24 परगना। और सबसे अधिक जो टैंक हैं वो आंध्र प्रदेश में, और सबसे अधिक झीलें हैं तमिलनाडु में। जल निकायों के प्रथम गणना रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। भारत में नक्शबंद संप्रदाय का प्रचार किस सूफी संत ने किया था? नक्शबंद संप्रदाय का प्रचार ये पूछ रहा है, स्थापना नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रचार में कुछ और आंसर है, स्थापना में तो आंसर पहले ही हो जाएगा, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। लेकिन प्रचार की बात पूछ रहा तो ये आंसर है यहाँ पर भी, ख्वाजा बकी बिल्लाह। देखिए, नक्शबंद संप्रदाय की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। और भारत में नक्शबंद संप्रदाय का प्रचार ख्वाजा बाकी बिल्ला ने किया था। तो स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, प्रचार ख्वाजा बकी बिल्ला। यह सिलसिला मुस्लिम धर्म में परिवर्तनों का पूर्ण विरोधी था। ख्वाजा बकी बिल्ला के शिष्यों में शेख अहमद सरिंदी प्रमुख थे, जिन्हें मुजद्दी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
और शेख अहमद सरहिंद के पत्रों का संकलन मकतूबात रब्बानी के नाम से प्रसिद्ध है। मकतूबात रब्बानी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अनावृतबीजी पौधों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से पौधे आते हैं? अनावृतबीजी, ये स्कूल में पढ़ा होगा आपने। अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। एक एंजियोस्पर्म होते हैं, ये है जिम्नोस्पर्म। तो अनावृतबीजी पौधों में आएगा यहाँ पर पाइन, स्प्रूस, जूनिफर। सी है इसका आंसर। देखिए, पाइन, स्प्रूस, जूनिफर अनावृतबीजी पौधों की श्रेणी में आते हैं। और जो मटर है, अरहर है, मूंग है, गेहूं है, मक्का है, सेब, ज्वार, सरसों, आम, ये सब आवृतबीजी पौधों की श्रेणी में आते हैं। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हो गए। ठीक है। जिन पौधों में बीज जो है सदैव फल के भीतर बनते हैं उन्हें आवृतबीजी पौधे कहते हैं, और ये पौधे पादप जगत में सबसे अधिक विकसित हैं। इसके विपरीत है जिम्नोस्पर्म प्लांट यानी अनावृतबीजी पौधे। जिन पौधों में बीज नग्न अवस्था में बीजाणुपर्ण पर लगते हैं या लगे होते हैं उन्हें नग्नबीजी या अनावृतबीजी पौधे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। डोलड्रम पेटी में हवाओं की दिशा है। डोलड्रम पर प्रश्न कल के टेस्ट में भी था, उससे मिलता जुलता ITCZ वाला। ये है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट है ये। तो भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं, ए होगा इसका आंसर। देखिए, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ को दुनिया भर के नाविकों द्वारा डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी के चारों ओर एक बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है ये। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 5 डिग्री फैली हुई है। इसको याद रखिएगा हमेशा, इसे डोलड्रम कहते हैं। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में बहुत कम हवाएं होती हैं। डोलड्रम सूर्य और सौर विकिरण का एक कारण है जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र पर सीधे बीम करता है। तो ए आंसर है इसका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। दो कथन है यहाँ पर, कथन 1, कथन 2। तड़ित झंझा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको थंडर स्टॉर्म, एक अत्यंत प्रचंड वायुमंडलीय विक्षोभ है जिसमें मेघ गर्जन, विद्युत और तीव्र गति युक्त पवनों के साथ वर्षा होती है। ओलावृष्टि हो गया, वायु के तीव्र झोंके, तापमान में आकस्मिक गिरावट तड़ित झंझा के कारण हो सकते हैं। थंडर स्टॉर्म के कारण, बिल्कुल इसी के कारण तो होते हैं ये। तो दोनों के दोनों कथन सही है, यहाँ पर सी है इसका आंसर। देखिए, तड़ित झंझा या थंडर स्टॉर्म एक अत्यंत प्रचंड वायुमंडलीय विक्षोभ होता है जिसमें मेघ गर्जन, विद्युत और तीव्र गति युक्त पवनों के साथ वर्षा होती है। तड़ित झंझा संवहनीय वर्षा का ही एक प्रकार है जिसमें विद्युत की चमक और मेघों की गरज के साथ वर्षा होती है। ऐसे भीषण तूफान के आने पर विभिन्न मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि ओलावृष्टि, वायु के तीव्र झोंके और तापमान में आकस्मिक गिरावट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को, इनमें से किस स्थान को विश्व में ओलिव रिडले समुद्री कछुए के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है? सुर सरोवर या कीथम झील, चंबल रिवर सेंचुरी, गहीर माथा समुद्री अभयारण्य या सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा का गहीर माथा समुद्री अभयारण्य, बी। देखिए, ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे हैं और बड़ी संख्या में ये पाए जाते हैं, सबसे अधिक हैं। ये कछुए मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग का होता है जिसके आधार पर इनका नाम ये पड़ा। ठीक है, ओलिव रिडले कछुए। ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसको अरीवादा कहा जाता है, यानी मास नेस्टिंग में रहते हैं ये। अंडे देने के लिए हजारों मादाएं एक ही समुद्र तट पर एक साथ आती हैं। पर्यावास की बात करें तो ये मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और ओडिशा के गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुए के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि भारत में है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? यह प्रश्न एग्जैक्ट UPSC सिविल सेवा में 2015 में भी पूछा गया था, फिर स्टेट PCS में भी पूछा गया, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया कई बार। इसका उत्तर क्या है? खारे पानी का मगरमच्छ, ओलिव रिडले कछुए, घड़ियाल या गंगा नदी डॉल्फिन?
इसका आंसर है गंगा नदी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। तो गंगा नदी डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी डॉल्फिन को आधिकारिक तौर पर 1801 में खोजा गया था। भारत में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में ये गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र नदियों के कुछ हिस्सों तथा बांग्लादेश में कर्णफुली नदियों में रहती है गंगा नदी डॉल्फिन या डॉल्फिन। और संरक्षण स्थिति की बात करें तो इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल और दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। तो मत्स्य उत्पादन में पश्चिम बंगाल वर्तमान में भारत में शीर्ष राज्य है और पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। फॉसिल यानी जीवाश्म आपको निम्नलिखित में से किन शैलों में मिलेंगे? देखिए, आग्नेय में तो मिल नहीं सकते, जल जाएंगे सब। और आग्नेय और अवसादी का ही कायांतरित या रूपांतरित रूप है, इन दोनों को भी हटा दीजिए। अवसादी इसका आंसर है। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फॉसिलस से हुई है जिसका अर्थ है खोदकर प्राप्त की गई वस्तु। सामान्य जीवाश्म शब्द से अतीत काल के भौमिकीय युगों के उन जैव अवशेषों से तात्पर्य है जो भूप्रपटी के अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। तो बी सही है इसका आंसर। लौंग पर बहुत प्रश्न बने एग्जाम्स में। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त की जाती है? सूखे पत्ते, सूखे तने, सूखे बीज, सूखी पुष्पकलिका। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूखी पुष्पकलिका। देखिए, लौंग को सूखी पुष्पकलिकाओं से प्राप्त किया जाता है। लौंग एक पेड़ की सुगंधित सूखी पुष्पकलिका है और लौंग की जो मूल उत्पत्ति है वो इंडोनेशिया से है और दुनिया भर के व्यंजनों में मसाले के रूप में उपयोग की जाती है। लौंग का औषधीय गुण है इसलिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न बने। लौंग एक रोगाणुरोधी कारक के रूप में काम करती है और पाचन तंत्र में परजीवी और बैक्टीरिया को मारती है। लौंग में दर्द निवारण गुण होता है और यह गैस की अधिकता को दूर करने में मदद कर सकती है। लौंग की जो सुगंध होती है और इसके जो एंटीऑक्सीडेंट गुण है, तो इसमें एक यूजेनाल होता है, यूजेनाल की उपस्थिति के कारण होता है। तो इन सभी के कारण कई कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने। SSC में कई कई बार पूछा गया, बैंक में पूछा गया, फिर स्टेट PCS में भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वाष्पोत्सर्जन में एब्सिसिक अम्ल की क्या भूमिका है? एब्सिसिक अम्ल जो कि एक प्लांट हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स, इससे रंध्र खुलते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, यह वृद्धि को बढ़ा देता है, यह बीज के अंकुरण को बढ़ावा देता है। वाष्पोत्सर्जन में एब्सिसिक अम्ल की भूमिका है, इससे रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया पढ़ी होगी आपने स्कूल में 11th 12th में, अगर जूलॉजी बॉटनी मतलब बायोलॉजी अगर ली होगी तो। देखिए, एब्सिसिक अम्ल रंध्रों को बंद करने में मध्यस्थता करके वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा पत्तियों पर छोटे रंध्र होते हैं जो गैसीय विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं। ये जो एब्सिसिक अम्ल है एक पादप हार्मोन्स है जो पादपों में यानी पौधों में पर्यावरणीय तनाव के अनुकूलन और पादपों की वृद्धि तथा विकास के विनियमन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तो एग्जाम्स में प्रश्न बने हैं, एब्सिसिक अम्ल पे बने, साइटोकाइनिन पे बने, जिबरेलिन पे बने, ये सब पादप हार्मोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंडे से वयस्क अवस्था तक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी जीव के विकास के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, कोशिका जीव विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी, ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी, भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी। अंडे से वयस्क बनने तक किसी जीव के विकास के अध्ययन को बताइए क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स या एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान या ऊतक विज्ञान? इसको कहेंगे भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। तो भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी विकासात्मक जीव विज्ञान का एक उपक्षेत्र है जो मुख्यतः विकास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें निषेचन से लेकर अंग तंत्रों का निर्माण और एक पूर्ण रूप से गठित जीव में वृद्धि सम्मिलित है। तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अनिषेक जनन को डैश के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है? बिना निषेचन के भ्रूण में अंडाणु, बिना निषेचन के सहायक कोशिका,
बिना निषेचन के फल, बिना परागण के फल। अनिषेक जनन है, एक ही अनिषेक जनन है, एक होता है अनिषेक फलन। तो अनिषेक जनन है तो बिना निषेचन के भ्रूण में अंडाणु, ए इसका आंसर हो जाएगा। अनिषेक फलन होता तो बिना निषेचन के फल, सी हो जाता। और ये कई कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बना है, इन पे याद रखिएगा इसको। अनिषेक जनन इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्थेनोजेनेसिस, को एक अनिषेचित अंडे से एक जीव के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। और बिना निषेचन के फल के विकास को अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी के रूप में जाना जाता है। तो अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल, अनिषेक जनन, बिना निषेचन के भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवकों के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ये ऊपर के तीनों इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसकी जरूरत है नहीं। तो कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ोगे शैवाल के बारे में भी, माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ोगे कवक के बारे में भी, परजीवी के बारे में भी, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में भी, वायरस के बारे में भी। तो इसमें तो सभी आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें कवक के आनुवांशिक तथा जैव रासायनिक गुण, उनकी वर्ग की और उनके औषधीय प्रयोजनों के लिए मानवों के लिए उनका उपयोग किया है, साथ ही उनके संभावित क्या जोखिम है, यानी उसके दुष्प्रभाव जैसे कि विषाक्तता या संकरण उनका। बाकी फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है और माइकोलॉजी हो गया कवकों का अध्ययन, ठीक है, इसको पढ़ सकते हो आप। और जो तीसरे ऑप्शंस में था माइक्रोबायोलॉजी, तो जीव विज्ञान की यह शाखा, इसमें आप जीवाणु का भी, विषाणु का भी, अर्किया का भी, कवक का भी, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के कई उप विषयों को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। इसमें जैसे वायरोलॉजी आ गया, माइकोलॉजी आ गया, बैक्टीरियोलॉजी आ गया, पैरासिटोलॉजी आ गया। पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। तो सभी है इसमें माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। इससे ग्रेजुएशन भी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वायरस यानी विषाणु की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? बोनस अंक होते हैं, बोनस अंक मिलते हैं इस तरह के, कोई प्रश्न एग्जाम्स में आ जाए तो कभी गलत मत करना इनको। इवानोवस्की, ठीक है, स्कूल से पढ़ते आ रहे होगे, इवानोवस्की। तो विषाणु या वायरस की खोज सबसे पहले की थी 1892 में रूसी वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानोवस्की। पूरा नाम क्या? दिमित्री इवानोवस्की। और ये बोटानिस्ट थे, ठीक है, जोलॉजिस्ट नहीं, बोटानिस्ट। तंबाकू में की थी टोबैको मोजैक वायरस। क्वेश्चन नंबर 19, विषाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, बिना कोशिका भित्ति के कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, अकोशिकीय जीव होते हैं। मतलब इनमें एक कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, अकोशिका कोशिका होती ही नहीं। देखिए विषाणु में कोई कोशिका नहीं होती, अकोशिकीय जीव हैं, ये तो जीवित कोशिकाओं में पनपते हैं। तो डी है इसका आंसर। देखिए विषाणु जो है सूक्ष्म संक्रामक कारक हैं जो केवल किसी भी परपोषी कोशिका के भीतर प्रतिकृति कर सकते हैं, ये अकोशिकीय हैं। विषाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, कितने छोटे? 30 से 50 नैनोमीटर के बीच। विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, इस चीज को याद रखिएगा। रोग के साथ कुछ विषाणु या वायरस के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कॉमन कोल्ड डिजीज के लिए राइनो वायरस उत्तरदायी है, स्मॉल पॉक्स के लिए बैरोला वायरस उत्तरदायी है, रेबीज के लिए रेबीज लाइसिस वायरस उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है, श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है। श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है पाइरूवेट, लैक्टिक एसिड, एडीपी, एटीपी। देखिए इसका आंसर है एटीपी, पूरा नाम है इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी को अक्सर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग कई सेलुलर प्रक्रियाओं को शक्ति देने के लिए किया जाता है और यह जीवन के लिए आवश्यक है।
और एटीपी का निर्माण कोशिकीय श्वसन नामक प्रक्रिया से होता है, जो हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक प्रश्न बड़ा पूछते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो याद रखिएगा। यहाँ आंसर एटीपी। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में इनको। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पेड ग्रुप में वो आपको मिलेगा। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।